प्यारे बच्चों, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने सीख लिया, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है और पेपर प्रेजेंटेशन कैसा है आपने सीख लिया। अब जब आप 10वीं का इम्तिहान कामयाब कर लोगे तो आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होगा कि हम किस शोबे का इंतखाब करें। आपकी राय अलग होगी, आप किसी और फील्ड में जाना चाहते होंगे, आपके पेरेंट्स किसी और फील्ड पर इसरार कर रहे होंगे, तो अब आप क्या करेंगे, है ना। तो घबराएं नहीं, मैं अब ऐसे शख्स को मदऊ कर रहा हूँ जो एक बेहतरीन करियर काउंसलर हैं। वो आपकी इस परेशानी का हल आपको बताएंगे। मेरी मुराद हैं इकरा उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के मौलिम मोहतरम शेख जमील अहमद साहब। सर का टॉपिक है हाउ टू चूज़ करियर। आप इस पर आपकी रहनुमाई करेंगे। स्टेज पर और स्टेज के सामने तशरीफ़ फरमा हमदर्द ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान, मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब, प्यारे बच्चों और बच्चियों, मैं आप तमाम का इस हॉल में इस्तकबाल करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आप तमाम बच्चों को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप तमाम को ये मौका मैसर फरमाया कि आप एक बेहतरीन कॉज के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। तो आप सब तमाम बच्चे बहुत ही मुबारकबाद के काबिल बच्चे हैं। और एक बात मैं आपसे ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ बच्चों कि आप अपने स्कूलों में से मुंतखब बच्चे हैं। आपको पता है कि आपके स्कूल के तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अभी नसीर साहब ने जिस तरह से कहा कि 20 और 80% का जो रेशो बताया सर ने, और 80% में तो नीचे बच्चियाँ बैठी है, 20% में प्यारे बच्चे ऊपर बैठे हैं, लेकिन आप सब मिलाकर 100% हैं। और मैं समझता हूं कि अगर आप तमाम ने ये तय कर लिया कि आज के इस प्रोग्राम को हम सब मिलकर 100% इसको सक्सेसफुल बनाएंगे, तो ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी होगी। इंशाल्लाह आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा जो टॉपिक मुझको दिया गया है कि आइंदा मुस्तकबिल में आप अपने करियर का इंतखाब कैसे करें। प्यारे बच्चों, अभी आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं अपने 10th एग्ज़ाम के लिए। ये आपकी ज़िंदगी का एक संग मील है, आपके मुस्तकबिल का एक संग मील है। यहाँ से आगे आप अपने ज़िंदगी के लिए राहें मुंतखब करने वाले हैं। ये पहला पड़ाव है और हम सब चाह रहे हैं, सिर्फ हमदर्द ट्रस्ट नहीं, हमदर्द ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान, कौम व मिल्लत के ज़िम्मेदारान, आपके स्कूल के टीचर्स, हेडमास्टर्स, आपके पेरेंट्स और आप तमाम ये चाह रहे हैं कि आपका पहला पड़ाव बहुत सक्सेसफुल रहे, आप बेहतरीन कामयाबी हासिल करें। आप देख रहे हैं कि इतने सारे इंतज़ामात, इतने सारी चीज़ें किट के सूरत में आपको अवेलेबल कराई गई। ये मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हमदर्द ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप तमाम ने औरंगाबाद के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया। बेटे एक बिग क्लैप्स और बिग अप्लॉज दीजिए हमदर्द ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान को। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर पहले मेरे पेशर और मुकर्रिर जनाब निसार साहब ने इस आयत को आपके सामने तिलावत किया था, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। प्यारे बच्चों, सूरह 3 की ये आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को बेहतरीन साख़ में पैदा फरमाया है, हर लिहाज से बेहतरीन साख़ में पैदा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप तमाम को बेहतरीन ज़हानत अता फरमाई है, बेहतरीन सलाहियतें अता फरमाई है, बेहतरीन आप लोगों की शख्सियत अता फरमाई है। तो प्यारे बच्चों, क्या हम अपनी इस बेहतरीन साख, बेहतरीन शख्सियत, बेहतरीन सलाहियतों का सही इस्तेमाल करें या ना करें? बिल्कुल हमें करना चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है कि हम अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करें। और फिर आप देखिए, एक हदीस का मफहूम है खैरुन्नास मन यनफउन्नास। हम बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो प्यारे बच्चों, हम सब चाहते हैं कि आप तमाम बच्चे न सिर्फ तालीम हासिल करें
बल्कि आला तालीम हासिल करें और अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाएं, ऐसा बेहतरीन इंसान जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। आप अपनी सलाहियतों से दूसरों को फैज़याब कीजिए, आप अपनी सलाहियतों से, अपनी एबिलिटीज से, अपनी काबिलियतों से इस कौम व मिल्लत की भलाई के लिए काम कीजिए। प्यारे बच्चों, जब आपको बेहतरीन इंसान बनना है, इस समाज में बेहतरीन काम करना है, तो जाहिर बात है कि आप अपने घर में रहते हुए या किसी एक जगह पर बैठकर आप अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ हद तक किया जा सकता है, लेकिन याद रखिए कि आपको इस दुनिया में घूम फिर कर, अलग अलग मकामात पर जाकर, अलग अलग पोजीशंस हासिल करके, अलग अलग पेशे इख्तियार करके आपको एक बेहतरीन इंसान बनना है और अपना कंट्रीब्यूशन देना है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि इस दुनिया में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों प्रोफेशंस है। कोई आप देखिए कि अपने अतराफ में कोई टीचर की हैसियत से काम कर रहा है, तो कोई डॉक्टर की हैसियत से काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई प्रोफेसर है, कोई मोटिवेटर है, तो कोई साइकेट्रिक है, या फिर आप देखिए कि कुछ ऐसे भी लोग हमको दिखाई देते हैं जो हम सब की मदद करते हैं, जिन्हें हम हमारे हेल्पर्स भी कहते हैं। उनमें आप देखते हैं कि प्लम्बर्स है, इलेक्ट्रिशियंस है, मैकेनिक्स है, वेल्डर्स है। तो प्यारे बच्चों, दुनिया में प्रोफेशंस हजारों किस्म के हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप तमाम जो है हर प्रोफेशन को इख्तियार करेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो बैक वक्त कई तरह के प्रोफेशंस को संभाल लेते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि अपने लिए मौजू ऐसा प्रोफेशन जो अपनी शख्सियत के लिए मौजू हो, उसका हम इंतखाब करें। तो प्यारे बच्चों, जब हम प्रोफेशंस की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो पेशे हैं, ये दरअसल हमारे जिंदगी का हिस्सा है। हम पूरी जिंदगी इन पेशों को इख्तियार करके पूरी जिंदगी हम गुजारते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा तर्ज जिंदगी होता है। कोई आप देखिए कि यहाँ पर इम्तियाज साहब बैठे हैं जो कि बहुत ही अच्छे आप देखिए कि जर्नलिस्ट हैं और उनका पेशा जर्नलिज्म है। प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब बैठे हैं जो कि नेशनल लेवल के एक बहुत बड़े काउंसलर हैं। फिर आप देखिए कि और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस पेशे को इख्तियार किया और अब साजिद नवीद साहब जो कि कोर्ट असिस्टेंट की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में अपनी खिदमत अंजाम देंगे। और उन्होंने अभी आपके सामने ये भी कहा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, यानी वो यहीं पर रुकना नहीं चाह रहे हैं। वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इंशाल्लाह एक आईएएस की सूरत में वो हमारे सामने दोबारा पेश होंगे इंशाल्लाह। आपके लिए बहुत नेक ख्वाहिशात। तो करियर जो होता है ये आपका वे ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा है। हम देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे पेशों को हम उसकी पजीराई करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल निगेटिव पेशे इख्तियार किए होते हैं। कुछ क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ बेगर्स होते हैं। तो आप देखिए कि ऐसे लोगों के पेशों को समाज एक्सेप्ट नहीं करता। यानी फिर हमें चाहिए कि हम ऐसे पेशे इख्तियार करें जो हमारे समाज के लिए और इंसानियत के लिए फलाह व बहबूदी के पेशे होने चाहिए। तो करियर्स जो है उसको हमने बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, इसलिए कि ये हमारे लाइफ चॉइसेस हैं, हमारे ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा हम इख्तियार कर रहे हैं। तो इसको हमने इजी नहीं लेना चाहिए, इसको बहुत ही सोच समझकर हमने इसका सिलेक्शन करना चाहिए। और जब आप करियर सिलेक्शन के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो उस वक्त हमने इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो करियर होना चाहिए वो बाय चॉइस होना चाहिए, ना कि बाय चांस होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बाय चॉइस और बाय चांस का मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चियों, आप देखिए कि बाय चांस का मतलब यह होता है कि ऐसा करियर जो आप पर थोपा गया है, आपको मजबूर किया गया है
कि आप उस करियर को इख्तियार करके जिंदगी गुजारें। आप नहीं चाहते थे कि आप जो है तो इलेक्ट्रिशियन बने, आप नहीं चाहते थे कि आप है तो डॉक्टर बने, लेकिन समाज के तवक्कुआत हैं, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, और सब ने मिलकर, रिश्तेदार है, पड़ोसी है ना, बहुत से लोग हैं जिनका काम ये होता है कि वो सबसे पहले आएंगे और आपसे पूछेंगे बेटा आप क्या कर रहे हो। आपका जवाब रहेगा कि मैं 10वीं में पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। तो आपका जवाब मुकम्मल होने से पहले ही उनका मशवरा आ जाएगा कि बेटा देखो 10वीं के बाद ये करो, ITI में जाओ, पॉलिटेक्निक करो, इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, आगे जाकर UPSC की तैयारी करो, MPSC की तैयारी करो, ठीक है। लेकिन वहां पर चूंकि उनका काम ही है मशवरा देना, मशवरा देके निकल जाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि ये बच्चा, ये बच्ची, इसकी कुदरती तौर पर क्या सलाहियतें, इसकी दिलचस्पी कौन से फील्ड में है। तो आप देखिए कि आपका करियर बाय चॉइस होना चाहिए, ना कि बाय चांस। तो जब बाय चॉइस की बात होगी, यानी वो करियर आपके दिलचस्पी का करियर होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट का करियर होना चाहिए, ऐसा करियर जो आपकी शख्सियत के ऐन मुताबिक होना चाहिए। तो आइए फिर इस मौके पर, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन मौका हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनायत फरमाया है। हम सब बैठे हैं, आइए कुछ प्लान करते हैं कि हम यानी आगे हम अपना करियर कैसे बनाएं, कैसे डेवलप करें, या कम से कम इस बात पे हम गौर करें कि कौन सा करियर मेरे लिए यानी आपके लिए मौजू हो सकता है। लेट अस प्लान फॉर योर करियर। करियर की मंसूबाबंदी करते हैं। यस, मंसूबे की बात आई है, प्लानिंग की बात आई है, तो एक बहुत सारे यहां पर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स नजर आ रहे हैं, एक हवाई जहाज का भी इंतजाम कर लेते हैं। ओके, तो अब आप देखिए कि ये है आपके सफर के वसाइल। आप अपने जिंदगी में छोटी भी जर्नी करते हैं, 2 दिन की जर्नी है, 8 दिन की जर्नी है, या फिर आप देखो कि 2 महीने की जर्नी, जिसको हम हज के लिए सफर जो होता है, या उम्रा के लिए जा रहे हैं, या पिकनिक वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो छोटी सी भी जर्नी अगर है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे लिए कंफर्टेबल व्हीकल कौन सा हो सकता है, और उस व्हीकल में सवारी करने के लिए आप देखिए कि आप बहुत प्लानिंग करते हैं, आप टिकट बुक करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, आप अपना बैग पैक करते हैं, किसी नए शहर में जा रहे हैं तो वहां पर आप है तो होटल बुक करते हैं। यानी आप इस बात की कोशिश करते हैं कि अगर आपका सफर मुख्तसर भी है तो भी वो सफर आपके लिए तकलीफदार ना हो, उस सफर में आप बहुत ज्यादा सफर ना हो, इस बात का ख्याल आप रखते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जरा थोड़ा गौर कीजिए कि अगर आपने बगैर प्लानिंग के सफर स्टार्ट किया तो आप किस तरह से सफर होते हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही होता है, अगर आप बगैर प्लानिंग की जर्नी करते हैं तो कोई आपको जगह नहीं देता, कोई बैठने नहीं देगा आपको, कोई अपने पास नहीं बिठाएगा, धक्के खाना पड़ेगा आपको, अपने लाइफ में धक्के खाना पड़ेगा, और धक्के खाते खाते आप जिंदगी गुजारेंगे। जैसा भी आपको डॉक्टर खिलजी साहब ने कहा कि आपकी जिंदगी एक फुल ऑफ स्ट्रेस हो जाएगी, बहुत ज्यादा तनाव का शिकार रहेंगे, आपके मामला सही नहीं रहेंगे। अगर आपका करियर आपके मुताबिक नहीं है, ये करियर कुछ 2, 4, 8, 10 दिन का करियर नहीं है बेटा, आपका करियर ये जिंदगी भर का है। तो ऐसे करियर को अगर आप सही तौर पर प्लान नहीं करेंगे तो जहां पर इस तरह से ये मुसाफिर देख रहे हैं आपके धक्के खा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि आपके जिंदगी में इस तरह के धक्के आपको खाना पड़े। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम अपने करियर की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें पता है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान में बेहतरीन सलाहियत रखी है, हर एक में एक मखसूस टैलेंट है, बेहतरीन टैलेंट है, हर इंडिविजुअल में यूनिक टैलेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आप देखिए,
हमारे अतराफ में जितने भी लोग नज़र आते हैं जो अलग अलग प्रोफेशन इख्तियार किए हुए होते हैं, वो एक तरह के ज़हानत नहीं रखते हैं। हर प्रोफेशन के लिए आप देखिए अलग अलग किस्म के टैलेंट की ज़रूरत होती है, अलग अलग स्किल्स चाहिए, अलग अलग एबिलिटीज़ चाहिए। तो वो सब चीज़ें आप में मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है आप में, सिर्फ आपको अनफोल्ड करना है। आप एक ऑयस्टर की तरह है, आप जब ऑयस्टर को अनफोल्ड करेंगे तो उसमें से जेम्स यानी कि मोती, हीरे बाहर निकलेंगे। तो आप अनफोल्ड कीजिए अपने आप को। और आप देखिए जब हम प्रोफेशंस की बात करते हैं तो हमारे सामने कई प्रोफेशंस है, जैसा मेडिकल का प्रोफेशन है, राइटिंग यानी कि जर्नलिज्म का है, या फिर आप देखिए कि डिज़ाइनिंग है, टीचिंग है, इंजीनियरिंग है, डिफेंस है, नर्सिंग है, बिजनेस है, या स्पोर्ट्स है, लॉयर्स है, या फिर आप देखिए फाइन आर्ट है। कई तरह के प्रोफेशंस है, लेकिन हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग स्किल्स, अलग अलग एबिलिटीज चाहिए। उसके बाद देखते हैं, ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही अहम स्लाइड है। इस स्लाइड में आपसे ये बताया गया है कि आपके लिए जब आप अपने लिए करियर का सिलेक्शन करें तो आपने इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। एक तो यह है कि आपका इंटरेस्ट कौन से शोबे में है, आपकी दिलचस्पी कौन से मैदान में है, साइंस के मैदान में है, आर्ट्स के मैदान में है, फाइन आर्ट्स के मैदान में है, अकाउंट्स में है, डिजाइनिंग में है, या आप डिफेंस में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट करें, उसके बाद इंटेलिजेंस, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी हॉबीज हैं, आपका एप्टीट्यूड है, आपकी एबिलिटीज हैं, आपका जेंडर यानी कि मेल फीमेल के लिहाज से भी करियर के ऑप्शंस अलग अलग हैं, आपकी स्किल्स हैं, उसके अलावा आपकी हेल्थ है, हेल्थ के लिहाज से भी आपको करियर चॉइस करना चाहिए। उसके बाद आता है आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन। तो प्यारे बच्चों, डायरेक्टली हम किसी भी करियर का इंतखाब ना करें। करियर के इंतखाब से पहले हमने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी अपना जायजा लेना जरूरी है। अपना जायजा लेकर इन पहलुओं पर आप गौर कीजिए और इसके बाद फिर आप अपने करियर को डिसाइड कीजिए। यहां पर खास तौर से मैंने यहां पर कुछ चीजें आपके सामने रखा हूं। बहुत सारी चीजें आपके सामने बयान की गई है। खास तौर से आपका इंटेलिजेंस लेवल, जिसको हम आईक्यू कहते हैं। तो दुनिया में एक ही तरह के आईक्यू रखने वाले लोग नहीं हैं। इंटेलिजेंस लेवल अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो कार्टून नजर आ रहा है, इसको आप पहचान सकते हैं? जी बोलिए। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही मारूफ साइंटिस्ट हैं और इनके बारे में यह कहा जाता है कि ये दुनिया के ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा था, हाई आईक्यू वाले ये साइंटिस्ट थे। तो लेकिन दुनिया में हर कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है। किसी का आईक्यू थोड़ा एवरेज है तो किसी का आईक्यू लो लेवल का भी हो सकता है। ये सब खुदादाद सलाहियतें हैं। लेकिन आईक्यू जो होता है, इंटेलिजेंस लेवल जो होता है, हर वक्त ये देखा जाता है कि इंटेलिजेंस लेवल के लिहाज से ही बच्चे अपने करियर को चॉइस करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। जिनका आईक्यू लेवल बहुत हायर है उन्होंने हायर प्रोफेशंस में जाना चाहिए। हम चाहेंगे कि ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा है वो यूपीएससी एग्जाम क्रैक करे, वो आईआईटी के लिए जो जेईई मेन और एडवांस के जो एग्जाम होते हैं वो क्रैक करे, नीट एम्स में दाखिला हासिल करने के लिए, मेडिकल साइंसेस में दाखिला हासिल करने के लिए आप नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करें। उसी तरह से आपको लॉ यानी कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो एमपीएससी यूपीएससी आप है तो क्वालिफाई करें। आप जुडिशियल्स में जाना चाहते हैं तो आप क्लैट को क्वालिफाई करें। तो इस तरह से आप देखिए कि आपका हायर आईक्यू है तो होना यह चाहिए कि आप अपने आईक्यू लेवल के लिहाज से अच्छे शोबे में जाएं। उसी तरह से आप देखिए जो जिनके आईक्यू लेवल कम है उनके लिए भी बहुत सारे शोबे अवेलेबल हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं जिनमें खुदादाद सलाहियतें होती हैं, जिनमें खास क्रिएटिविटी होती है, जिनमें आप देखिए कि इख्तिराई सलाहियतें होती हैं, इनोवेशंस होते हैं। तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि वो
क्रिएटिविटी यानी कि क्रिएटिव कोर्सेस में जाएं, जैसे कि डिजाइनिंग वगैरह के कोर्सेस है। बेटा प्यारे बच्चों, लास्ट में जो बच्चे बातें कर रहे हैं ज़रा सुनिए, ये आपके लिए बातें हो रही है, बहुत कीमती बातें हैं। मुख्तलिफ कोर्सेज के ऑप्शंस के लिए इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम यहाँ पर बहुत कुछ आपको बताएंगे। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर एक और चीज़ जो कि आपके सामने रखी गई है वो है आपकी शख्सियत। शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। अगर आप में मैकेनिकल शख्सियत है या मैकेनिकल पर्सनैलिटी है आपकी, तो सबसे पहले ये कि आप कैसे पहचानेंगे आपकी मैकेनिकल पर्सनैलिटी है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं कि अगर आप बहुत बोल्ड हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम करने में आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, उसके बाद ऐसे काम जो बहुत ही हार्ड वर्क चाहते हैं वो काम आप करना पसंद करते हैं, उसके बाद आप फिज़िकली फिट हैं, हार्ड वर्कर हैं, और उसी तरह से आप में कई तरह के स्किल्स हैं, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, एक्स्ट्रावर्ट हैं, तो और चीज़ों को लेकर बहुत सारी मशीनरीज वगैरह हैं, उनको ऑपरेट करने में आपको बहुत मज़ा आता है, उनको यानी कि उनको मशीनरीज को खोलकर, खिलौनों को खोलकर दोबारा से उनको अरेंज करना या उनसे कोई नई चीज़ बनाना। तो ये सब चीज़ें इशारा करती है कि कहीं ना कहीं जाकर आपके अंदर एक शख्सियत छुपी है जिसको हम मैकेनिकल पर्सनैलिटी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपकी शख्सियत ऐसी है तो समझ लीजिए कि आपके लिए इंजीनियरिंग का शोबा ये बहुत ही मुनासिब शोबा हो सकता है। आप इंजीनियरिंग फील्ड को आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात ये आएगी कि फिर इंजीनियरिंग में क्या करें। तो आप देखिए IIT से लेकर ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक, उसके बाद BTech, और उसके बाद अगर आप BTech भी करना चाह रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप INI यानी कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे कि IIT है, NIT है, वहाँ से आप BTech की डिग्री हासिल करें। उसके बाद एक दो पर्सनैलिटी और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है जिसको हम इन्वेस्टिगेटिव पर्सनैलिटी कहते हैं। मतलब ये कि ऐसी पर्सन जिनको हम खोजी पर्सनैलिटी भी कहेंगे। क्या होता है इसमें कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं, जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, जिनका स्टैटिस्टिक बहुत अच्छा है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर भी है, जो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, रिसर्च में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। और एक ख़ास बात होती है, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करते, बल्कि एक ही जगह पर घंटों बैठकर वो है तो स्टडीज़ करने में दिलचस्पी रखते हैं। तो ऐसे बच्चे इन्वेस्टिगेटिव पर्सनैलिटी या रिसर्च पर्सनैलिटी रखते हैं। तो इनको चाहिए कि वो ऐसे शोबे इख्तियार करें, जैसे कि मिसाल के तौर पर वो साइंस में, प्योर साइंसेस में जा सकते हैं, प्योर साइंसेस में रिसर्च कर सकते हैं। और जहाँ तक ऐसे बच्चों का ताल्लुक़ है तो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि वो बच्चे आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स है जो कि प्योर साइंसेस में डिग्री कोर्सेज मुहैया कराते हैं, वहाँ पर एडमिशन लें आप। उसी तरह से ऐसे बच्चे आप देखिए कि जुडिशरी में जा सकते हैं, लॉ की फील्ड इख्तियार कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर्स बन सकते हैं, कॉलम निगार बन सकते हैं, राइटर भी बन सकते हैं। तो ये होगी इन्वेस्टिगेटिव पर्सनैलिटी। एक और पर्सनैलिटी है जिसको हम आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी कहते हैं। कई बच्चियां ऐसी होती हैं जिनमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। वो कई तरह के डिज़ाइनिंग, कई तरह की पेंटिंग, कई तरह का आर्ट वर्क करते हैं। ये बच्चे बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हैं, सोशली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, इमोशनली एग्रेसिव होते हैं। तो अगर आप अपने अंदर इस तरह की खूबियां देखते हैं तो हम चाहेंगे कि आप आर्टिस्टिक फील्ड को इख्तियार करें, जिसमें आप फाइन आर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, उसके बाद आप देखिए कि डिज़ाइनिंग की फील्ड हो सकती है। अब डिज़ाइनिंग के फील्ड में भी आप देखिए कि आप देख रहे हैं ये स्लाइड डिज़ाइनिंग की गई है, ये भी एक आर्टिस्टिक फील्ड का, आर्टिस्टिक सलाहियतों का मुजाहरा ही है। उसी तरह से आपके लिए ये करियर के ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कई तरह की डिज़ाइनिंग के फील्ड में आप, और एक नाटा का एग्ज़ाम देकर आप
बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट बी आर्क में भी जा सकते हैं और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा तो ये चंद अहम बातें थी। अब चूंकि ये करियर के ऑप्शंस, करियर के लिए इंतखाब करने के लिए कौन कौन से स्किल चाहिए, ये एक बहुत बड़ा आप देखिए कि मैदान है। हम यहाँ पर रुककर थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं, खास तौर से आप के नो योर सेल्फ, अपने आप को जानिए, अपने आप को अनफोल्ड कीजिए, अपने आप को पहचानिए। और ये काम होगा जैसा कुछ देर पहले निसार साहब ने आपसे कहा कि करियर सिलेक्शन करने से पहले आप अपने आप को वक्त दीजिए, आप अपने टीचर से मशवरा कीजिए, जो प्रोफेशनल्स पहले से एक मुख्तलिफ मैदानों में काम कर रहे हैं उनसे जाकर मिलिए, उनसे बात कीजिए, अच्छे करियर काउंसलर से आप कांटेक्ट कीजिए। उसी तरह से आप अपने स्किल्स को जानिए, 1 घंटा बैठकर अपने आप का जायजा लीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आपके अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ्स है आपकी, क्या क्या सलाहियतें हैं आपकी, उसको लिस्ट आउट कीजिए, क्या क्या खूबियां हैं। उसके बाद आपके टैलेंट को पहचानिए, आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए, आपका कौन से मैदान में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, उसका आप जायजा लीजिए। आप अपने स्ट्रेंथ के साथ साथ, प्यारी बच्चियों जरा ध्यान से सुनिए, आपके लिए बात बोली जा रही है, आप अपने स्ट्रेंथ के साथ साथ अपने वीकनेसेस, अपने कमजोरियों को भी पहचानिए। अपनी कमजोरियां जानना और उसको वक्त पर दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी मिसाल सुन लीजिए, नॉर्मल लाइफ की मिसाल है कि समझ लीजिए कि आप जो जूता या चप्पल पहनते हैं उसमें एक कील या कांटा धंसा हुआ है, जिससे आप वाकिफ हैं कि आपके पैर में, जूते में कील या कांटा धंसा हुआ है। इसके बावजूद भी आप मुश्किल भरे रास्ते पर या पथरीले रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पता है कि खदशा इस बात का है कि हो सकता है कि आपका पैर एक आध पत्थर पे पड़ जाए और वो कांटा आपको धंस जाए, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अक्लमंदी किस बात में है? अक्लमंदी इस बात में है कि आप थोड़ा रुकिए, अपने चप्पल जूता चेक कीजिए, उसमें से वो कांटा या कील निकाल के बाजू कर दीजिए और उसके बाद फिर आपका कॉन्फिडेंस देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप उस पथरीले रास्ते पर से भी आसानी से गुजर जाएंगे। तो इसी तरह से आपका मुस्तकबिल का जो रास्ता है, प्यारे बच्चों देखो, मैं यहां पे बहुत खुल के आपको बताना चाह रहा हूं कि आप उस दौर में बड़े हो रहे हैं जहां पर अगले 5 साल 10 साल में आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कई तरह के चैलेंजेस रहेंगे आपको, और ऐसे चैलेंजेस में अगर आप अपना लोहा नहीं मनवाएंगे तो फिर जो बात मैंने शुरू में कही कि लोग आपको धक्के मारेंगे, आपको जगह नहीं देंगे लोग। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पोजीशन को बाकी रखें, आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरक्की करें, अच्छे ओहदे पर जाए, अच्छा करियर बनाएं, तो अभी से आप लोगों को बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। अपने कमजोरियों को, अपने वीकनेसेस को दूर कीजिए। जिस आपको लगता है आप अंग्रेजी में वीक है, आप लगता है मराठी में वीक है, आपको लगता है मैथमेटिक्स में वीक है, तो ये आपके लिए थ्रेट्स है, ये कभी भी आपको आगे लाइफ में धोखा दे सकते हैं। आपके पास मौका है कि इन कमजोरियों को आप अभी दूर कर दीजिए ताकि आने वाली दुश्वारियां आप आसानी से पार कर सकें। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना हदफ, अपना गोल, अपना टारगेट तय कीजिए। मैं ये जानता हूं कि ये तालियां इस शेर के लिए बजी हैं, मैं इसको अपने लिए इशारा नहीं समझ रहा हूं। तो अपना गोल, अपना टारगेट आप लोग तय कीजिए और आगे गामजन हो जाइए, इसलिए कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अब आप बैठे हैं, आप इस मोड़ पर हैं, अब चंद महीनों के बाद आपका 10th यानी कि 10वीं का साल खत्म हो जाएगा, और जिस तरह से ये बच्चा अपने मुस्तकबिल की तरफ बहुत खुशी से एक उम्मीद के साथ देख रहा है, आप लोग भी इसी तरह से अपने मुस्तकबिल को देख रहे हैं। 10th के बाद आपको
11th साइंस, 11th कॉमर्स, 11th आर्ट्स, ITI, पॉलिटेक्निक और भी बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। और बहुत सोच समझ कर डिसीजन कीजिए। फिर याद दिला रहा हूं मैं आपको पहली स्लाइड का जुमला कि अपना करियर है, अपना मुस्तकबिल है, ठीक है। किसी दूसरे के मशवरे से आप इसको डिसाइड मत कीजिए, यह आपका राइट है, आपका हक है। आप अपने लिए अपना करियर चॉइस कीजिए। अगर कोई ये कहता है कि बेटा तुमको 10वीं में तो 90% से ज़्यादा मार्क्स मिल गए हैं, अब चलो जाओ साइंस में एडमिशन ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि मुंबई में सेंट जेवियर्स कॉलेज है जो कि प्योरली ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स का कॉलेज है, और वहाँ पर जो कट ऑफ लिस्ट लगती है तो आखिरी जो परसेंटेज होता है वो 97-98 होता है। 97-98% वाला बच्चा या बच्ची ये आर्ट्स और ह्यूमैनिटी में एडमिशन लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि वो उनके पसंद का होता है, उनके दिलचस्पी का होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी पसंद, अपनी दिलचस्पी, अपनी सलाहियतों का ख्याल रखकर ही अपने करियर का इंतखाब करें। अब हम पहुंच गए आखिरी स्लाइड पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम ऑर्गेनाइजर्स का मशकूर हूं कि उन्होंने मुझको यहाँ पे मौका दिया। आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके करियर के लिए हम तमाम की तरफ से नेक ख्वाहिशात। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे एक अजीज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मैं हमदर्द ट्रस्ट के सदर कामरान खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो शेख इम्तियाज़ साहब को ऊपर लेकर आएँ। शेख इम्तियाज़ साहब औरंगाबाद टाइम्स के सब एडिटर हैं और काफ़ी ताउन हमें उनका हासिल होता है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि उनका इस्तकबाल किया जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, आपके करियर से मुतालिक, बॉयज़ के लिए ख़ास तौर से, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप तवज्जो से इसको सुने। मैं अभी जमील सर ने जो लेक्चर आपका लिया, इतने सारे शोबों की मालूमात आपको दी, तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, है ना। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह उनके लेक्चर की रोशनी में अपना करियर क्या है उस तय कर लिया होगा या कर लेंगे। अभी इन शोबाजात में दाखिला कैसे लिया जाए, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब की मालूमात फराहम करने और ख़ास तौर पर आपके लिए अपनी बेपनाह मसरूफियात को बालाए ताक रखकर आपके लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और शुरू प्रोग्राम से हमारे साथ हैं। मैं सर का, नजमुद्दीन सर का शुक्रिया अदा करता हूँ और सर को दावत देता हूँ यहाँ पर कि वो हमारे तलबा की रहनुमाई फरमाएँ। इंट्रेंस बेस्ड करियर अपॉर्चुनिटीज़ पर सर आपकी रहनुमाई करेंगे। बहुत अच्छा लेक्चर आपका होगा, इसलिए तवज्जो से सुने और जो नुकात सर बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र्स, हमदर्द ट्रस्ट के तमाम वॉलंटियर्स, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निसार साहब ने अपनी तकरीर में 38 मरतबा प्यारे बच्चों कहा, जमील साहब ने 19 मरतबा प्यारे बच्चों कहा। वो इसलिए कहा प्यारे बच्चों, आज से तकरीबन 16 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मुसलमानों की तालीमी, समाजी, सियासी, माशी सूरत हाल की एक रिपोर्ट पेश हुई थी। उस रिपोर्ट में मुसलमानों से मुताल्लिक़ ये कहा गया था, बिलखुसूस मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, तालीमी एतबार से एक जुमला जो हमारे लिए महमीज़ का काम करता है, वो जुमला ये था कि द एजुकेशनली मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी ऑफ इंडिया, तालीमी एतबार से हिंदुस्तान की सबसे पसमानदा कौम। क्या आप इसको एजाज समझते हैं? यस और नो? उस कौम के माथे पर 1000 साल तक इल्म की रहनुमाई का ताज था
उस कौम के माथे पर यह कलंक लगा है कि वो तालीमी एतबार से सबसे पसमानदा है। क्या इस कलंक को लेके चलना चाहते हैं? ऐसा नो? आपकी गुफ्तगू, आपका डिसिप्लिन अब यह साबित करेगा आने वाला 40 मिनट कि वाकई आप इस कलंक को मिटाना चाहते हैं या इस कलंक को और बड़ा बनाना चाहते हैं, इस धब्बे को और बड़ा बनाना चाहते हैं। मेरे एक साहब से गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि सर ये कलंक जो लगा है ये हमारी गलती नहीं है, वो हुकूमत के ऐवानों में बैठने वाला एक नुमाइंदा था, ये आपके हाथों की कमाई है। प्यारे बच्चों, उस कलंक को मिटाने की यह कोशिश है आज हमदर्द ट्रस्ट की तरफ से हो, यह मुल्क के मुख्तलिफ इदारे जो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं वो इस कलंक को मिटाने की कोशिश हैं। मेरे टॉपिक पे आने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखूंगा। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, तालीमी इदारों का एक नेटवर्क, एक जाल पूरे मुल्क में फैल चुका है। मुल्क आज़ाद हुआ था उस वक्त सिर्फ 20 यूनिवर्सिटीज़ थे, आज मुल्क में 1185 यूनिवर्सिटीज़ हैं। मुल्क आज़ाद हुआ था उस वक्त मुश्किल से 500 कॉलेजेस थे, आज 45,000 कॉलेजेस इस मुल्क में हैं। मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त मुश्किल से 400 से 500 छोटे मोटे सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेस मिला के था, आज 7,000 कोर्सेस इस मुल्क में चलते हैं। मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त हायर एजुकेशन का रेशो 1% था, आज 15 से 20% हो चुका है। हम जिस तालीमी माहौल में जी रहे हैं उसमें जमील सर ने आपके सामने एक खाका पेश किया कि करियर कैसे मुंतखब करें। आपकी भूख बढ़ाई और मुझे कहा कि इनके लिए क्या क्या है ज़रा बताइए आपके फूड बास्केट में। तो मैं आपको वो परोसने की कोशिश करूंगा कि इस मुल्क में 7,000 कोर्सेस, उसको कवर करना आज के 30-35 मिनट की गुफ्तगू मुमकिन नहीं है। कुछ अहम चीज़ें जो आपके करियर को संवार सकती है, बना सकती है, आपका करियर आपके मिल्लत के विखार को बढ़ा सकती है, उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों, आप ये देखिए कि आप तालीम के मैदान में पहली चीज़ जमील सर ने जो बातें आपके सामने रखी है, करियर, किसी भी करियर को आप मुंतखब करेंगे, एक चीज़ ये तय कर लीजिए आज कि उस करियर में मैं महारत हासिल करूंगा, मैं एक्सपर्ट बनूंगा, बनूंगी, तभी आपको मुल्क में कुछ अच्छे मौके मिल सकेंगे। आज औरंगाबाद के किसी घर पे दस्तक दीजिए, आपको एक बीए बाहर निकलेगा, लेकिन एक बीए ऐसा बताइए जिसके पास सलाहियत है और बेकार है। हर घर में बीए मिलेंगे, अनएम्प्लॉयड मिलेंगे, सलाहियतों से आरी मिलेंगे, लेकिन एक बीए ऐसा जिसके पास भरपूर सलाहियतें हैं, वो आप बेकार, अनएम्प्लॉयड नहीं बता सकते। तो पहली चीज याद रखिए, आपको कोई भी करियर आप मुंतखब करें, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो, आपको यह तय करना है कि मैं जिस मैदान में कदम रख रहा हूं, रख रही हूं, मैं अपने आप को उस मैदान में खूब संवारने की कोशिश करूंगा, करूंगी। खाली कागज का एक टुकड़ा डिग्री की शक्ल में लेना आपके लिए काफी नहीं है, सलाहियतों के साथ आपको आगे परवान चढ़ना है, आगे चलना है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, मुल्क इतने तेजी से बदल रहा है, बल्कि पूरे दुनिया के हालात, आपको अब किसी एक डिग्री, एक स्किल पर रुकना काफी नहीं है, बल्कि आपको मल्टी स्किल बनना है। अभी आपने सुना कि दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, पिछले 3 साल में 4.5 लाख लोगों को उन्होंने कम कर दिया, कर्टेल किया। कहां जाएंगे अचानक जब इस तरह का हथौड़ा पड़ जाता है? तो आपके पास दूसरी कोई सलाहियत रेडी हो। नंबर 3,
आप ये अपने जहन से निकाल दीजिए कि अब कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिलने वाला है, उसको खुरेज के निकाल दीजिए। आज जो कुछ गवर्नमेंट जॉब की शक्ल में कहीं नजर आ रहा है आपको, 10 साल के बाद मुश्किल से आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, 1-2 महकमे होंगे, बाकी सब प्राइवेट हो जाएंगे। तीसरी चीज, आप पेंशनेबल जॉब, मुझे वजीफा मिलेगा, उसको भूल जाइए। चौथी चीज, आप ये भूल जाइए कि मुझे कोई परमानेंट जॉब मिलेगा, कि एक बार किसी जॉब पे लग गए, बस मैं अपनी सर्विस के रिटायरमेंट तक उसी जॉब पर बाकी रहूंगी। नो, अब उसकी कोई गारंटी नहीं रही है। आपको जॉब स्विच ओवर करते रहना पड़ेगा कंटिन्यू। एक जगह से निकाले गए या कम कर दिए गए, वो मौके खत्म हो गए, तो दूसरी जगह आपको शिफ्ट होने के लिए अपने आप को तैयार रहना पड़ेगा हर वक्त, हर दम। और रहना पड़ेगा का मतलब यह है कि आपको कंटिन्यूअसली अलग अलग स्किल्स सीखने पड़ेंगे, अपने आप को मांझना पड़ेगा। लर्न, अनलर्न और रीलर्न का जमाना है ये। को जो चीजें सीखी है आपने, सीख रहे हैं, उसको एक वक्त ऐसा आएगा आपको भूल जाना पड़ेगा और उसके बाद नई चीज आपको सीखनी पड़ेगी। तो लर्न, अनलर्न और रीलर्न के प्रोसेस से आपको गुजरते रहना पड़ेगा। ये 2-3 चीजें थी। आइए उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। आपको इस मुल्क में अब 10वीं के बाद, जमील सर ने 2-4 चीजें आपके सामने रखी है। 10th के बाद कुछ बचा नहीं है अभी, सिवाय 11th, 12th, 11th साइंस, 11th कॉमर्स, 11th आर्ट्स के। ITI के नाम आपके सामने लिया, और डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक, हम जिसे इंजीनियरिंग इन पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कहते हैं, वो चीज आपकी बची है। फिर उसके बाद जो चीजें हैं, एंट्री गेट मेन जो हो चुका है, वो आपका 12th, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो या साइंस हो। अब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के बाद आपको बगैर एंट्रेंस के, ये टॉपिक इसलिए दिया गया है कि बगैर एंट्रेंस के अब चारा नहीं है कहीं। विदाउट एंट्रेंस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज बहुत कम चीजें बची है। आपने 12वीं किया, बगैर एंट्रेंस के कहां जाएंगे आप? BA को जाएंगे, चलिए ओके। दूसरा BCom कर सकेंगे, तीसरा BSc कर सकेंगे, चौथा DLED कर सकेंगे, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कह रहे हैं आजकल उसको। वो एक मौका आपके सामने रहेगा। और कुछ टेक्निकल छोटे मोटे कोर्सेस बाकी हैं विदाउट एंट्रेंस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। अब जो चीजें बची हैं, जो चीजें बाकी हैं, वो 95% कोर्सेज के लिए दाखला इम्तिहान लग गया है। इसको थोड़ा सा गंभीर होकर सोचने की जरूरत है। बगैर दाखला इम्तिहान के आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। चाहे आप मेडिकल के मैदान में जाना चाहते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग के मैदान में जाना चाहते हैं, चाहे आप एजुकेशन के मैदान में जाना चाहते हैं, चाहे आप लॉ के मैदान में जाना चाहते हैं, चाहे आप फार्मेसी के मैदान में जाना चाहते हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर के मैदान में जाना चाहते हैं, हर मैदान के लिए एंट्रेंस एग्जाम लाजमी हो गया। तो एंट्रेंस का मतलब है यू हैव टू प्रूव योर क्वालिटी। आपको अपनी क्वालिटी, अपना मेयार आपको साबित करना है। बोर्ड के एग्जाम और उसका रिजल्ट एक तरफ होता है, और किसी भी कोर्स में दाखले का इम्तिहान, उसकी कैफियत अलग होती है। आपकी ओरिजिनल सलाहियतें परखी जाती है दाखला इम्तिहानात में। आपका बोर्ड के इम्तिहान की नौयत मैक्सिमम आपकी मेमोरी बेस होती है, याददाश्त पर मबनी होती है। जो आपने मेहनत की, सवालात याद किए, खूब जवाबात लिखे आंसर शीट में, मार्क्स आ गए आपके 80%, 90%, तो 90 वाले बच्चे का लाजमी नहीं है कि वो नीट के एग्जाम में 720 मार्क्स हासिल करेंगे। तो क्वालिटी चेक आपका एक अहम मरहला है एंट्रेंस के मामले में। पहली चीज याद रखिए। दूसरी चीज, जमील सर ने आखिरी में इशारा किया था आपको, अब आपका 10th एग्जाम हो गया, आप फिक्रमंद होकर बैठ जाते हैं, मुझे मेडिकल के मैदान में जाना है। कोई बच्चा तय करता है कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, कोई तय करता है फार्मेसी में जाना है, कोई तय करता है कि लॉ के मैदान में जाना है।
प्यारे बच्चों, एक अहम पहलू याद रखिए, इस मुल्क का अलमिया है ये आपके मेरे हाथ की बात नहीं है। सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, जैसी आप 11th पास हो जाते हैं, आप तालीमी इदारों के चौदीवारी से निकलकर बाजार में आ जाते हैं। आपका एडमिशन होता है किसी तालीमी इदारे के चौदीवारी में, आपकी टीसी, आपका मार्क्स में वो किसी कॉलेज के ऑफिस में जमा होता है जरूर, लेकिन आपको वहां पढ़ने का मौका नहीं होता है, लेकिन वहां किसी इम्तिहान की तैयारी का मौका नहीं होता है आपको। होता यह है कि जैसी 10वीं का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया या 10वीं का एग्जाम दे दिया आपने, तो सारे पेरेंट्स की होड़, बच्चों की होड़ कहां चलेगी? उस्मानपुरे में और किसी महल्ले में जहां कोचिंग का मार्केट बहुत ज्यादा गर्म है। वहां जाके हजारों रुपये फीस भरनी है और आपको उस मुतालिका दाखिला इम्तिहान की तैयारी करनी है। आप जहां 11th को एडमिशन लेते हैं, वो 11th के कॉलेज वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तय नहीं की गई है कि भाई आपको नीट की तैयारी करना है, JEE की तैयारी कराना है, लॉ के क्लैट की तैयारी कराना है। आप अगर ये तकाजा करेंगे किसी कॉलेज वालों से, वो आपको जवाब देंगे ये हमारी जनाब जिम्मेदारी नहीं है, हमारा काम है बोर्ड की तैयारी कराना। बोर्ड के पेपर में क्या तैयारी कराना, 90 अबव लाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी तनख्वाहें अगर हमको कंटिन्यू गवर्नमेंट से लेनी है तो हमको चाहिए 20% रिजल्ट, और 20% रिजल्ट असातिज़ा कुछ किए बगैर बच्चे खुद अपना ला लेते हैं। तो जूनियर कॉलेजेस में जहां 11th 12th को आप जाएंगे, वहां होगा कुछ नहीं, आपको बाजार में निकलना पड़ेगा। हर बच्चा ये तलाश करता है कि मैंने जहां एडमिशन लिया, मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, वह बच्चा ये कहेगा कि मेरे लॉ के क्लैट की तैयारी कुछ नहीं होती वहां पर, मैं नीट देना चाहती हूं, वहां उसकी कोई तैयारी नहीं होती है, मुझे JEE मेन देना है, उसकी कोई तैयारी वहां नहीं होती है। अब मुझे जाना है प्राइवेट मार्केट में, तो उसमें एक मैसेज आपको यह देने की कोशिश करूंगा कि आप खुशकिस्मत बच्चे इस एतबार से हैं, अगर आपको रुकना नहीं है तो मैं रुक जाता हूं बेटा। हमारे पेशरों मुकर्रिरीन ने बर्दाश्त किया है ये, लेकिन ये मेरा मिजाज नहीं है। मैं ये समझूंगा कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं रुक जाऊंगा। आप मुझे बोलिए सर हमको बहुत ज़्यादा शदीद भूख लग गई है, और ऐसे हमारी हैसियत और विक़ार और मर्तबे जहाँ भी खड्डे में गया है उसको ऊपर उठाने की जो कोशिश आप कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको। हम जहाँ हैं, जितने कलंक लगे और मज़ीद वो लगते रहे, हमको कोई परवाह नहीं है। अगर आपका ये मिजाज है तो मैं रुक जाता हूँ। मुझे आप अगर वादा करते हैं कि थोड़ी देर खामोशी से बैठेंगे तो मैं अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करूँगा। मेरा कभी भी ज़िंदगी भर मैं एज ए टीचर रहा हूँ, तो पहली बार ये क्लासरूम देख रहा हूँ मैं, जिस क्लासरूम में हर मुकर्रिर को ये बोलना पड़ा 10-10 मरतबा कि बेटे गुफ्तगू मत कीजिएगा। और अफसोस के पहलू प्यारे बच्चों, आपसे आपकी इत्तला ये सुनकर मुझे खुशी हुई थी कि शहर के हर स्कूल के सेलेक्टेड अच्छे बच्चों को यहाँ बुलाया गया है। अच्छों का ये हाल है अगर, तो मुझे कितना अफसोस होगा। कम से कम इस दर्द के साथ हम आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहे हैं। हमारी सफ़ेद दाढ़ी का कम से कम एहतराम कीजिए, लाज रखिए उसकी। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिस तकलीफ़ के साथ इन लोगों ने, उनकी लाज रखिए कि हमारे भलाई के लिए कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो हम उसको खंदा पेशानी के साथ साथ देंगे, ताउन करेंगे, सुनेंगे। ये तवक्को के साथ मैं पूरी दर्दमंदी के साथ अपील कर रहा हूँ। खुदारा हमने यकीनन, मुजरिम हम भी है, हम जिस माहौल में आपको छोड़ के जा रहे हैं दुनिया से, बहुत सेहतमंद माहौल नहीं है। इंतहाई मुकाबले का, इंतहाई कट थ्रोट मुकाबले का ज़माना है, उसमें हम छोड़ के जा रहे हैं। और जैसे जैसे दिन ब दिन मुकाबले की शिद्दत बढ़ती जा रही है, और हमारे तालीम मेयार की उतनी ही जो है गिरावट दिन ब दिन हो रही है। अगर ये कैफियत रही प्यारे बच्चों, आज से 20 साल पहले मैंने एक साहब को सुना था रिजर्वेशन पे गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने ये कहा था कि यार ये जो
एक आलाजात से ताल्लुक़ रखना, मैं रेफरेंस मजबूरी में देना पड़ रहा मुझे। एक आलाजात के साहब ने कहा कि यार ये रिजर्वेशन की वजह से वो लोग जो मुख्तलिफ खिदमात करते थे इंसानों की, सफाई सुथराई का, सड़कें साफ करने का, नालियां साफ करने का, गंदगी उठाने का, तो वो रिजर्वेशन उनको मिल गया। तो वो पढ़ लिखे अल्हम्दुलिल्लाह आला मकामत पे हैं, आज सियासत में भी है, IAS IPS ऑफिसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, टीचर भी हैं, मुल्क के मेन स्ट्रीम में वो आ गए। वो साहब कहते हैं कि सर इनको रिजर्वेशन अगर कंटिन्यू मिलता रहेगा तो फ्यूचर में, मुस्तकबिल में मुल्क में नालियां साफ करने वाले, गंदगी उठाने वाले लोग कैसे मिलेंगे। तो उनके साथ बैठा हुआ एक आदमी बहुत गंभीर होकर सुन रहा था। उसने कहा कि जनाब, जिन कामों को लेकर आप फिक्रमंद हैं, चिंताग्रस्त हैं आप, जिन कामों को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह काम करने के लिए एक कौम तैयार हो रही है। इशारा किधर होगा आप समझिए, जा कहां रहे हैं उस बात को समझिए, और यह तय कीजिए आइंदा किसी भी इल्मी नशिस्त में आपको बुलाया गया है तो आपको कभी न बोलना पड़े कि बच्चों खामोश बैठो। आप अगर हम अपना बदस्तूर यही रवैया जारी रखेंगे मुस्तकबिल में भी, तो जो साहब ने आज से 20 साल पहले आपसे मुताल्लिक यह इशारा किया था, मैं आपको आज कह रहा हूं तो वो भी काम आपके लिए नहीं बचे हैं। अब 3 महीने पहले की इत्तला दे रहा हूं, और 3 दिन पहले की एक इत्तला है। 3 दिन पहले की इत्तला है कि दिल्ली के कारपोरेशन के एक प्रोजेक्ट पे जहां सफाई सुथराई का काम करने के इश्तिहार आया था, वहां तकरीबन 19 इंजीनियर्स ने अप्लाई किया था। 4 साल पहले कानपुर कारपोरेशन ने सफाई कर्मचारियों का इश्तिहार दिया था, 119 कर्मचारी चाहिए था, 33,000 बच्चों ने अप्लाई किया। उसमें पोस्ट ग्रेजुएट 350 थे, ग्रेजुएट 3,000 के करीब करीब, इंजीनियरिंग किए हुए तकरीबन 45-46 के करीब करीब, 10th और 12th पास तो काफ़ी तादाद में थे। उनका एटीट्यूड चेक करने के लिए कहा गया था कि ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उनसे कहा कि चलो ये लंबी नाली है 2 किलोमीटर की, साफ करने के बताइएगा। जॉब की, रोजगार की जरूरत में लोग क्या नहीं करते। उन्होंने धड़ाधड़ अपने कपड़े उतारे, नालियों में कूद गए बच्चे। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो काम भी आपके लिए अब नहीं बचा है। करोगे क्या, जाओगे क्या? इस मिजाज के तहत अगर आप हमारे सामने हमारी उम्मीदों पर पानी फेरोगे तो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। प्यारे बच्चों, हमारी उम्मीद जगाइए, हमें ये भरोसा हो सकता है कल परसों, हम मेरी उम्र 64 है, कई बैठे हुए हैं हमारे पास 50 क्रॉस किए, 10-5 साल के बाद जाएंगे जब भी अल्लाह ताला ने उम्र दी है। लेकिन हमारे लिए आज ये उम्मीद की किरण दिखे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जाने के बाद हमारी नस्लें मिल्लत के बागडोर को सेहतमंद तरीके से संभालेगी। अगर ये उम्मीद जागती है आपके रवैये से तो वो एक सेहतमंद अप्रोच होगा आपका। इस अप्रोच की अपील मैं आज के निशिस्त के लिए नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए कर रहा हूँ कि आपको देखकर अंदाजा आए कि किस कौम के बच्चे हैं ये, क्या डिसिप्लिन वाली कौम है, क्या अखलाक और किरदार वाली कौम है, क्या अपने आप को परवान चढ़ाने का जज्बा रखने वाली कौम है, क्या इंसानियत को तरक्की देने, उनके मसाइल का हल करने वाले ये कौम है। कुरान ने जो आपको बड़ा मर्तबा दिया है, कुंतुम खैर उम्मतिन, ये खैर उम्मत, आपको देखकर आपके रवैया, आपकी बातचीत, आपके निशिस्त, आपकी बर्खास्त को देखकर लगे कि ये वाकई खैर उम्मत है। प्यारे बच्चों, इस अल्फाज के तहत मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा। आइए, मुल्क में मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आपको टॉपिक वाइज चलता कि MBBS, उसके बाद BHMS वगैरह, हर एक के बाद फिर इम्तिहान का तज़किरा आता, तो हमने एक कॉमन अम्ब्रेला नेम दिया है उसका
कि एंट्रेंस एग्जाम के तहत सारे कोर्सेस लपेटे गए हैं। आइए मैं तेजी के साथ आगे बढ़ूंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी रहेगी जो सिर्फ सरसरी नजर आपकी गुजरेगी। हम पूरी स्लाइड इंशाल्लाह अल अजीज आपके असातिज़ा को फराहम करेंगे, वो आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आपको भेजेंगे। मैं सिर्फ आज आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये जो नाम है, ये नाम उसके नीचे आपको वेबसाइट दी है। आप घर में होमवर्क किया करेंगे, जब भी वक्त मिलेगा रोजाना 15 मिनट 20 मिनट, संडे के दिन 1 घंटा बैठ के। जमील सर ने आपकी एक प्यास बढ़ाई है और आपको एक मोटिवेट किया कि करियर कैसे मुंतखब करें। तो आप इसमें ये तलाश करें कि मेरे लिए कौन सा मौजू रहेगा, मैं किस करियर को मुंतखब करूं, उसकी तफसीलात आपके सामने आएगी। प्यारे बच्चों, आज से 8 साल पहले तक मुल्क में कोई बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता था तो उसके लिए तकरीबन 70 अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे, मेडिकल के, रियासती सतह के, मकामी सतह के मिलाकर। एक अच्छा फैसला हुआ है कि पूरे भारत में मेडिकल से रिलेटेड किसी भी कोर्स में आपको अगर जाना है तो सिर्फ एक ही इम्तिहान देना है। चाहे आपको MBBS जाना है तो नीट एग्जाम देना है, चाहे आपको BHMS जाना है नीट देना है, चाहे आपको BAMS जाना है नीट एग्जाम देना है, चाहे आपको यूनानी मेडिकल जाना है BUMS आपको नीट का एग्जाम देना है, चाहे नॉर्थ साउथ स्टेट में चलने वाला BS सिद्धा कोर्स जाना है तो आपको नीट एग्जाम देना है। महाराष्ट्र में इन कोर्सेस के अलावा तकरीबन और 6 कोर्सेस शामिल किए गए हैं जो नीट के बेसिस पर ही एडमिशन देते हैं। वो है आपका फिजियोथेरापी, बैचलर इन फिजियोथेरापी। दूसरा होता है बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरापी। न्यूरोलॉजिकल जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले लोग होते हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट कहे जाते हैं। वो कोर्स करना है, आपको नीट एग्जाम देना है। आपको ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जिनको सुनने के बोलने के मसाइल हैं, जबान में रुकनीयत है, साफ तलफ़ुज़ नहीं है, सुनने के मसाइल हैं, ऐसे लोगों को डील करने का एक कोर्स होता है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। वो कोर्स करना है तो नीट एग्जाम देना है आपको। अगर आपको किसी अपाहिज को हाथ बनाने का, मसनवी पैर बनाने के, इंजीनियरिंग के मैदान में आना है, उसको कहते हैं ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, उस मैदान में आना है तो आपको नीट एग्जाम देना है। ये इंसानों के डॉक्टर, उसके इलाज और मालेजा करने वाले लोगों के साथ साथ अगर आपको हैवानात के डॉक्टर बनना है, जानवरों के डॉक्टर बनना है तो भी आपको नीट एग्जाम देना कंपलसरी है। अब उसकी तफसीलात, उसके मार्क्स, उसका सब्जेक्ट मुख्तलिफ मौक़ों पर आपके सामने आते रहेंगे। आप 10th के बाद किसी जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होगा। नीट एग्जाम 720 मार्क का होता है। कोचिंग लगानी पड़ती है, कॉलेज में कुछ नहीं हो रहा, ये हमारी मजबूरी है। एक मैसेज आपको यहाँ ये रख के तेजी से आगे बढ़ो कि पैसा अगर वालिदान के पास नहीं है किसी कोचिंग इंडस्ट्री के 70-80 हज़ार 1 लाख पेड करने के लिए, आप खुशकिस्मत। मैंने पहले ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अब ऑनलाइन दुनिया बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गई है। पिछले 4 साल से मैं कंटिन्यू मेडिकल इंजीनियरिंग के एडमिशन के प्रोसेस में जो काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इसी तरह के सेमिनार में हिस्सा लेते हैं, तो वहाँ बच्चों का ये कहना है, हर 10 में से 2-3 बच्चों का कहना है, हम उनसे पूछते हैं बेटे कोचिंग कहाँ लगाए थे? सर हमने कोचिंग कहीं नहीं लगाए थे। बेटा क्यों? तो पैसा नहीं था। फिर क्या करे आपने? हमने ऑनलाइन कोचिंग लगाए। क्या लिए थे? फिजिक्स वाला। कितने रुपए खर्च हुआ? 5,500 रुपये साल को। कितने रुपए खर्च हुए 2 साल के? 11,000 रुपये। कुछ बच्चों ने कहा कि हम वो भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ फिजिक्स वाले के यूट्यूब पे जो लेक्चर्स अवेलेबल थे हमने वही लेक्चर इस्तेमाल किए फ्री में, हम कोचिंग नहीं लगा सके। 11,000 रुपये भी खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो आप रोना मत रोइए पैसे नहीं होने का, आपके सामने बेहतरीन सेहतमंद ज़राए अवेलेबल है, उसको इस्तेमाल कीजिए। आप ई सरल है, कोटा कंपनी ने एक ऐप डेवलप किया ई सरल के नाम से। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का अब शुरू होने वाला है जनवरी के बाद। वो एक सब्जेक्ट के 3 रुपये चार्ज करेगा। सिर्फ आपको फिजिक्स पढ़ना है 3 रुपये डेली, केमिस्ट्री 3 रुपये डेली, मैथ्स 3 रुपये डेली, इंजीनियरिंग के 270 रुपये महीना। आप देखिए 2-2.5 हज़ार में आपके पूरे साल की तैयारी, चाहे JEE की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए कोचिंग के ये मार्केट इस तरह से अवेलेबल है जो ज़राए हैं। तो ये मोबाइल जो आपके हाथों में है, जेबों में है, पर्स में है, खुदा के अपने करियर को बनाने के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए। कई हज़ारों बच्चे इसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी हुई इस साल ऐसे 4 बच्चों से मुलाकात हुई जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी, मुतमव्विल घराने के लोग थे,
लेकिन उन बच्चों ने कहा कि सर क्यों पैसे ज़ाया करना था। मैंने कहा कि मुझे ये फिजिक्स वाले के 4,500 5,000 के ऐप पे सारी चीज़ें समझ में आ रही है, तो वाई आई हैव टू वेस्ट माई टाइम इन द कोचिंग क्लासेस। मैंने घर में स्टडी की, वो बच्चे कोई IIT चले गया, कोई नीट एग्जाम क्वालिफाई करके MBBS को लग गए। आपके लिए भी ये मौका है, उसका ख्याल रखने की बहरहाल कोशिश कीजिए। दूसरा बड़ा इम्तिहान, आप देखिए, अब मैं कुछ चीज़ें डिलीट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। दूसरा बड़ा इम्तिहान इंजीनियरिंग से मुतालिक है। पहला मेडिकल से मुतालिक था, मेडिकल के कोर्सेज के नाम आपके सामने आ गए। वो कोर्सेज और उसके मुतालिक जो सीट्स अवेलेबल हैं आपके लिए पूरे भारत में, वो तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा जाते हैं। आइए इंजीनियरिंग की तरफ। JEE के लिए वो बच्चे एलिजिबल होंगे जिनका 10th हो गया है, जिनका मैथ्स में दिलचस्पी है। दिलचस्पी के मामला सारे जमीन सर ने आपके सामने रखे हैं। आपको JEE की तैयारी करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होगा। कहीं कोचिंग अगर मिल सकती है अच्छी, कोई बात अच्छी बात है, नहीं मिलती है, फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो ये ज़राए अवेलेबल है। और मिल्लत भी इस मामले में कोशा है कि ऐसे मुस्लिम बच्चे जो टैलेंटेड हैं और माशी एतबार से गरीब है, उनके लिए भी कई खिदमात फराहम कर रही हैं। जैसे आपने सुना होगा रहमानी 30, उसका इश्तिहार आ चुका है। रहमानी प्रोग्राम ऑफ एक्सलेंस, अप्लाई कीजिए। वो ऑनलाइन टेस्ट लेंगे आपको सेलेक्ट करेंगे, आपसे कोई कोचिंग की फीस नहीं लेंगे, रहने खाने का सिर्फ चार्जेस लेंगे। अगर वो भी नहीं दे सकते आपके वालिदैन तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। टोटली फ्री आपको होगा रहमानी 30। हैदराबाद का MS लतीफ़ी 40 है, मेडिकल इंजीनियरिंग, JEE नीट दोनों के लिए है, फ्री ऑफ कास्ट है। अच्छे रिजल्ट हैं लास्ट ईयर के भी। अब दूर दराज के इलाके में जैसे आसाम में अजमल 50 है, अब उतनी दूर नहीं जाएंगे आप, लेकिन उनका भी ऑनलाइन इश्तिहार आता है, आप उसको भी अवेल करने की कोशिश कीजिए। और आगे बढ़कर, मैं कोई प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री की मार्केटिंग के लिए नहीं ठहरा हूं, लेकिन उनकी मजबूरी आपका फ़ायदा उठाइए। उनको अच्छे बच्चों की ज़रूरत है, इसलिए कि अच्छे बच्चों से अच्छा रिजल्ट लाना है, और वो 50, 60, 100 बच्चों के पोस्टर छापने हैं और उनसे 1 लाख पेरेंट्स से जेब खाली करवाने हैं। आपके पास टैलेंट है तो पूरे भारत के जितने ब्रांडेड क्लासेस है, चाहे एलन हो, आकाश हो, कोटा विजन हो, आपका सबके सब स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ये सीजन शुरू हो गया दिसंबर के महीने से ही। आप देखते हैं कि नेशनल डेली के पूरा फ्रंट पेज पे उनके इश्तिहारात होते हैं। आप एलन के टेस्ट में बैठिए, आप बंसल के टेस्ट में बैठिए, आप IIB के टेस्ट दीजिए, आप RCC वाला टेस्ट दीजिए। आप अगर वो आपको 90% 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 1 लाख फीस के बजाय आपका 10,000 में काम होता है, 5,000 में काम होता है। टैलेंट है आपके पास, तो हम टैलेंट को कैश करें। धंधा उनको करना है, बिजनेस उनको करना है, बच्चे उनको अच्छे चाहिए आपका चेहरा बताने के लिए। आप कैश कीजिए अपने आप को। आपके पास टैलेंट है तो आपके लिए दरवाज़ा बंद नहीं है। आपके सारे नेशनल लेवल के आप एंट्रेंस एग्जाम देते रहिए, किसी का फॉर्म नहीं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के दाखिला फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन 1 पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल आपके पास है। आजकल 100% पूरे कोचिंग इंडस्ट्री के फॉर्म्स ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, वो फ्री भरे जा रहे हैं, कोई चार्ज नहीं लग रहा आपको। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, अपने फ्यूचर के लिए कितनी अच्छी राहें हैं बाकी उसका ख्याल रखिए। और तीसरा ये कि अभी से कुछ बच्चे सवालात पूछते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं कि अभी 10th में है, अगले साल कोचिंग में, फिर उसके बाद अगर हम अच्छे मार्क्स ला के MBBS को लग जाएंगे और इंजीनियरिंग को भी जाएंगे तो फिर क्या होगा। ये दूसरी खुशखबरी आपके लिए भी है। ज़माना चाहे कितना भी प्राइवेट हो जाए, बहुत पैसा लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी मजबूत तब्दीली ये भी है कि मिल्लत में देने वालों का एक मिजाज भी बढ़ गया है। मैं पर्सनली जानता हूं ऐसे कई 12 से 13 ट्रस्ट हैं महाराष्ट्र में। इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई गरीब मुस्लिम बच्ची एडमिशन ले रही है तो एक एक बच्ची और बच्चे पे सालाना 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। आपके अंदर टैलेंट है तो आप तैयार होइए। तैयार होने के बाद आपके पांच मसाइल आ रहे हैं तो खिदमत ट्रस्ट जैसे लोगों को आप इत्तला दीजिए, उसका इंतज़ाम भी इंशाल्लाह हो सकेगा। JEE मेन ये भारत के तकरीबन ये एग्ज़ाम सिर्फ एक मामूली छोटा सा एग्ज़ाम नहीं है प्यारे बच्चों। जमील सर ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था INI का, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का। प्यारे बच्चों 150 से ज़ायद INIs है भारत में। मैंने कहा कि 45,000 कॉलेज में ये 150 भी शुमार होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हायर एजुकेशन का आधा बजट 150 कॉलेज के लिए है।
और बचा हुआ आधा भारत के पूरे हजारों कॉलेजेस के लिए। INI की अहमियत यह है, एक एक कॉलेज पर 2-2, 3-3 हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। एक बच्चा INI में अगर शामिल होता है, मिसाल के तौर पर अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स में जाते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में, तो एम्स में आपका MBBS कंप्लीट होने तक एक बच्चे पे 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वो 2 करोड़ रुपए मिन्नत के बचाना है आपको। तो हम आपके सामने एवरेज इंस्टीट्यूट भी और जो टॉप के इंस्टीट्यूट है और जो हजारों करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च कर रही है INI पे, वो सब हमारे हैं, हमारे लिए हैं। हमारा भी इनकम टैक्स का पैसा उस पर शामिल होता है, जाता है, जमा होता है, लेकिन उस पैसे का दोबारा हम पर खर्च होने का मामला कमजोर है। हम अपने हक को दोबारा हासिल करने के लिए अपने आप को तवाना और ताकतवर करें, और वो तवाना बनाने की ये कोशिशों की एक कड़ी आज का प्रोग्राम है। आइए, क्या मिलेगा आपको JEE के इम्तिहान में अच्छा रैंक लाने के नतीजे में? भारत में 32 NITs हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। उसके बाद 26 ये IIIT की, उसको एक आय मिस हो गया उसमें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और भारत की कारपोरेट्स ने, प्राइवेट कंपनीज ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है ताकि दुनिया को लगने वाला बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भारत के इदारों से तैयार हो। और ये साबित भी हो चुका है पिछले 25-30 सालों में, पूरे दुनिया की नजरें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तलाश के लिए भारत पे होती है। आप भी अपनी नुमाइंदगी उसमें कमजोर मत कीजिएगा, आपके लिए भी मौका है। भारत में 39 ऐसे सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं जिसमें यूनिक किस्म के अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। जैसे सिरेमिक इंजीनियरिंग है, वो सिरेमिक इंजीनियरिंग की हर कॉलेज में नहीं मिलेगा, यूनिक 1-2 कॉलेज मिलेंगे भारत में। आपको कारपेट टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करना है, भदोई उत्तर प्रदेश में एक ही कॉलेज मिलेगा आपको। ऐसे यूनिक किस्म के सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। उसके लिए NIT, IIIT, इसमें आपको अगर जाना है तो JEE मेन एग्जाम की तैयारी अच्छी करनी है, अच्छा स्कोर लाना है, अच्छा रैंक आपको हासिल करना है। उसके बाद आए NIFTEM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। फूड टेक्नोलॉजी में भारत का सबसे टॉप का इंस्टीट्यूट कहा जाता है, समझा जाता है। इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम IATES, भारत की डिफेंस में बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट की जरूरत पड़ती है। बाज ऐसे टेक्नोक्रेट, ऐसे इंजीनियर्स लगते हैं डिफेंस को, आर्मी को, हमारी फौज को, कि पर्टिकुलर स्किल वो खुद अपने वर्कशॉप में सिखाते हैं। उसके लिए जो सेलेक्ट किए जाते हैं बच्चे, वो JEE के स्कोर के जरिए से रहते हैं। प्यारे बच्चों, IATS वो मैदान है जिसमें अब्बा जान के जेब पर एक पैसे का खर्च नहीं है। IATS की तरह JEE के थ्रू अगर IATS में आप शामिल होते हैं, आपको उल्टा माहाना 33,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। और जैसे ही 4 साल आपके मुकम्मल हो जाएंगे, आपको क्लास 1 ऑफिसर की रैंक, कर्नल की रैंक मिलेगी इंडियन आर्मी में। तो ये एक मौका है JEE मेन के थ्रू। दूसरा GSV, एक मिनट अभी एडवांस में बताइए, ये है गति एवं शक्ति विद्यापीठ, नाम चेंज किया गया है। उसका पुराना नाम था नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। ये रेलवे इंजीनियरिंग का कोई इंस्टीट्यूट भारत में आज से 10 साल पहले नहीं था। कोई बच्चा चाहता है कि मैं रेलवे का एक्सपर्ट इंजीनियर बनूं, तो ये 10 साल पहले कायम हुआ। उसका नाम अभी पिछले साल चेंज हुआ। अभी जिनके हाथों में हुकूमतें हैं, नामों को तब्दील करने में महारत रखते हैं, उसका नाम रखा गया है गुरु GSV, गति एंड शक्ति विद्यापीठ। उसमें अगर आपको बीटेक इन रेलवे इंजीनियरिंग में जाना है तो JEE मेन का स्कोर आपको दरकार होगा। उसके बाद NFC नागपुर में है, नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ होम, वजीर दाखिला के अंडर में यह वाहिद इंस्टीट्यूट है पूरे भारत में, नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज नागपुर। यहां पर भी आपको जाना है बीटेक इन फायर सर्विसेज या फायर इंजीनियरिंग में। ऐसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको गलियों में औरंगाबाद में मिलेंगे,
लेकिन नेशनल लेवल का टॉप का रिसर्च स्टाइल का इंस्टीट्यूट आपको यहां मिलेगा। यहां से जितने लोग निकलते हैं नागपुर से, वो दुनिया की टॉप मोस्ट आपके ऑयल इंडस्ट्री, सारे गल्फ में जितने बड़े टॉप के इंजीनियर्स देखेंगे आप, तो NFSC नागपुर से फारिग दिखेंगे। ये अहमियत है। प्यारे बच्चों, JEE मेन के बेसिस पर ये तमाम इदारों में तकरीबन 55,000 के करीब करीब सीट है। तय कीजिए कि इंशाल्लाह हम इस मेयारी इंस्टीट्यूट में अपनी नुमाइंदगी दर्ज करेंगे। और जब तक कि आबादी के प्रोपोर्शनेट, अगर आप इस मुल्क में 14.5-15% है, इन इदारों में अगर 14.5-15% तक आएंगे, तभी मिल्लत की सूरत हाल बेहतर समझी जाएगी। आज आपका इन इदारों में रिप्रेजेंटेशन 2% है। ख्वाब हमारे सबके है कि ये 15% तक पहुंच सके। कोशिश करेंगे, अल्लाह करे। मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा। जो बच्चे JEE मेन क्वालिफाई करते हैं उनके लिए होता है मेन एडवांस। एडवांस किसके लिए होगा? एडवांस एग्जाम जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको क्या मिलेगा? भारत के सबसे टॉप के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो IITs हैं, 22 IITs हैं। उसके बाद आइसर का तस्करा किया जमील सर ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। प्यारे बच्चों, इस मुल्क में आज से 15 साल पहले मुझे कोई बच्चा पूछता, सर इंजीनियरिंग में जैसा टॉप के IIT है, होटल मैनेजमेंट जैसा NIFT है, MBA के लिए जैसा IIM है, MBBS के लिए जैसा AIIMS है, मुझे बेसिक साइंस है, मुझे BSc करना है, मुझे MSc करना है, तो ऐसा टॉप का कॉलेज कोई है क्या? हमारे पास जवाब नहीं था। लेकिन आप खुशकिस्मत है, भारत में सबसे टॉप के बेसिक साइंसेस के इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुए हैं आज से 15 साल पहले आइसर के नाम से। आइसर में अगर आपको जाना है तो आपको JEE एडवांस के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। आपको अच्छा रैंक, आपका क्या रैंक चाहिए? आप नेशनल लेवल पर 10,000 के अंदर आप आए, तब आपको ये टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट ओपन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर है और इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस भारत का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में, जहां से हमारे नोबेल लॉरेट CV रमन ने नोबेल लॉरेट हासिल किया था, वो इंस्टीट्यूट है ये। आइए IIST खला में आप देखिए कि भारत खला के मामले में स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया के बेहतरीन ममालिक के फहरिस्त में आ गया है। अभी चंद्रयान, उसके बाद कई कोशिशें हुई और भारत अब तो सैटेलाइट छोड़ने की बड़ी एक इंडस्ट्री बन चुका है, उसका बिजनेस बढ़ गया है इस सिलसिले में। आप देखते हैं कि आपको क्या मौके हैं। भारत का एशिया का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट IIST तिरुवनंतपुरम केरला में कायम हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें भी एडमिशन आपका JEE एडवांस के स्कोर के बेसिस पे होगा। IIT आइसर में जहां आपको एडवांस क्वालिफाई करना है, अगर आप एडवांस के एग्जाम में नहीं बैठे हैं तो नेशनल लेवल का एक एग्जाम होता है आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट आपके लिए होगा, इससे फायदा उठा सकते हैं आप। इंजीनियरिंग के मैदान में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत का एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसका एंट्रेंस अलग से होता है, वह भी एक बेहतरीन मौका है आपके लिए। नेक्स्ट, जैसा आइसर है वैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, ये इदारे हैं दो, बंबई में एक है, भुवनेश्वर में है। उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको नेस्ट कहते हैं। वो बच्चे जो साइंस से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, वो बच्चे नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम में बैठ के भारत के टॉप के बेसिक साइंसेस के इन दो इंस्टीट्यूट में दाखिल हो सकते हैं। इंजीनियरिंग में प्राइवेट कई कॉलेजेस हैं, जैसा SRM JEE है, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उसका एंट्रेंस है। उसके बाद वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उनका अपना सेपरेट एंट्रेंस होता है। जिनके पास IIT में जाने का मौका नहीं मिलेगा, NIT में जाने का मौका नहीं मिला, IIIT में जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, प्राइवेट कॉलेज में अच्छा जा सकते हैं। तो पैसा खर्च भी करना है तो भारत के इस तरह के टॉप के इंस्टीट्यूट में खर्च कर रहे हैं। यहाँ 4.5 से 5 लाख रुपये इंजीनियरिंग के मैदान में बच्चों पर खर्च होते हैं, लेकिन क्वालिटी ये IIT की तरह देते हैं। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, हिंदुस्तान की आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में आपको पायलट बनना है, नेवी के ऑफिसर बनना है, एयरफोर्स
आर्मी में जाके आपको ऑफिसर बनना है, उसके लिए एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में महाराष्ट्र में ही है। उसका साल में 2 मरतबा इम्तिहान होता है, एक अक्टूबर में, एक अप्रैल के महीने में। आपके लिए, लड़कों के लिए खास तौर पर, आप खुशकिस्मत है प्यारे बच्चों कि औरंगाबाद में ताज होटल के बैक साइड में और आज़ाद कॉलेज के बैक साइड में इंस्टीट्यूट ऑफ प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट, ये 10वीं के बच्चों को सेलेक्ट करके 2 साल वहाँ रखते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं। 40 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, 40 बच्चों में से तकरीबन 32-35 बच्चे पहले ही अटेम्प्ट में एनडीए में सेलेक्ट होते हैं। आपके शहर में इतना टॉप का इंस्टीट्यूट है, आपने अगर फॉर्म नहीं भरा होगा तो एसपीआई सर्विसेज प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट का आप ज़रूर फॉर्म भरिए। लड़के, आपके लिए बेहतरीन मौका है, रहने खाने का इंतहाई सब्सिडाइज, कम से कम खर्च में आपका इंतज़ाम वहाँ होता है। उसके बाद आईएनएस इंडियन नेवी शिप, आप देखिए कि नेवी में नेवल इंजीनियरिंग का एक कोर्स होता है। नेवी के नेवल इंजीनियरिंग कोर्स का एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है ये लोनावाला में। यहाँ पर उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है जिनका 11th-12th में बोर्ड का परसेंटेज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 70% है और उनके बाद JEE का मेन का एग्जाम उसने दिया है। IGRUA इगरुआ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, ये उत्तर प्रदेश में रायबरेली में। वो बच्चे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट से पायलट बनना चाहते हैं जहाज उड़ाने के लिए, तो यहां पर ऑल इंडिया लेवल का आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके थ्रू आपको सेलेक्ट किया जाता है। भारत सरकार का वाहिद इंस्टीट्यूट है ये, इगरुआ के नाम से। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, खासतौर पर लड़कों के लिए जो समंदरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंतुजियास्टिक हैं और बहुत हिम्मत हौसले का काम करना चाहते हैं, तो समंदरी दुनिया पिछले 35 साल से 10 गुना उसमें इजाफा हो गया है, उसके सफ़र में, उसके शिप में, उसके बिजनेस में। आप देखते हैं कि जब से ऐसे ओपन मार्केट हो गया है, अगर भारत को रोज़ाना 100 कार्गो आते थे, आज तो 1000 कार्गोज आते हैं, तो इंडस्ट्री बढ़ गई है। वो शिप में कैप्टन की हैसियत से काम करने के लिए, नेवल इंजीनियरिंग की हैसियत से काम करने के लिए और मरीन इंजीनियरिंग की हैसियत से काम करने के लिए भारत में तकरीबन ऐसे 22 इंस्टीट्यूट है, वो इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। अगर आपको समंदरी दुनिया से लगाव है, आप हिम्मत और हौसला रखते हैं, घर से 6 महीने 1 साल दूर रहने की हिम्मत और हौसला रखते हैं, जहां आप होंगे पानी होगा और आसमान होगा, वहां खौफ की कोई फिजा आपको अगर नहीं सताती है, तो ऐसे हौसलामंद बच्चों के लिए उस मैदान में एक तो सैलरी बहुत अच्छी होती है। इनिशियल मरीन इंजीनियरिंग के लिए आप देखे हैं कि 2.5 लाख से ज़्यादा पेमेंट स्टार्ट होता है और वो इनकम टैक्स फ्री इनकम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी में काम करने वाले सबका इनकम टैक्स फ्री रखा है, तो एक अच्छा मौका बच्चों के लिए है। वो बच्चे जो 11th-12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कर रहे हैं, नेशनल लेवल का IMU का एंट्रेंस क्वालिफाई करके इस तरह के इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में अपना प्रेजेंटेशन, अपना रिप्रेजेंटेशन दर्ज करिए प्लीज। ISI, घबराइए मत, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट। स्टैटिक्स में, आदद और शुमार के मैदान में आप देखते हैं कि आज डेटा साइंस का इनकलाब आ गया, बड़ी तेजी के साथ दुनिया बदल रही है। हम, मेरी उम्र के जितने लोग बैठे हैं, ये पिछली सदी के गवाह हैं। पूरी सदी एक ही नाम पे गुजरी है, द साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। 20th सेंचुरी वॉज द सेंचुरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब 21वीं सदी के आप शहरी हैं प्यारे बच्चों, हर साल को उसका नाम बदल रहा है। शुरुआत में कहा गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, फिर कहा गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस का दौर है, फिर कहा गया कि बायोटेक्नोलॉजी का ये एरा है, फिर कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है, फिर कहा जा रहा है कि ये IoT का दौर है, फिर कहा जा रहा है कि डेटा साइंस का दौर है। इसका मतलब ये होता है कि इस दौर से जितना वाकिफ रहेंगे, महारत हासिल करेंगे उस पर, तो दुनिया में आपको उतने ही इज्जत विखार का मौका मिलेगा। इस इल्म के मैदान में आप पीछे रहेंगे तो आप पिछड़ी हुई कौम कहलाएंगे, उसका ख्याल रखिएगा। तो यहाँ डेटा साइंस में टॉप के साइंटिस्ट पैदा करने वाला इंस्टीट्यूट है ISI, इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट्स।
ये इंस्टीट्यूट में 12वीं पास या 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे शरीक हो सकते हैं। इसका हेड ऑफिस कलकत्ता में, इसके ब्रांचेस हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली में है। ये 5 शहरों में किसी भी जगह आपके मेरिट बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। यहाँ बीएससी मैथमेटिक्स है और बीएससी स्टैटिस्टिक्स है। ये 2 सब्जेक्ट में आप कई ऐसे बच्चों को हमने देखा कि जिनका डेटा साइंस में और आदाद शुमार में दिलचस्पी है, आईआईटी में मिला अब एडमिशन कैंसिल करके आईएसआई में आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, कम से कम अपने कानों से इन अल्फाज को गुजरने दीजिए। आप इसकी तैयारी आप नहीं कर सके, आप ये छोटे बहनों भाइयों को बताइए, आने वाली जनरेशन को इससे वाकिफ कराइए। जब तक कि वाकिफ होकर तैयार होकर इस मैदान में आप अपनी नुमाइंदगी दर्ज नहीं कराएंगे तो आप मुल्क के मेन धारे में, तरक्की के धारे में आ नहीं सकेंगे। उसका ख्याल रखिए। ये सीट जमील सर ने कहा, जो बच्चे बहुत क्रिएटिव है, जिनके पास तख्लीकी सलाहियतें हैं, तो अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिज़ाइन, आईआईटी सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्स नहीं चलाता बल्कि डिज़ाइनिंग में कोर्स चलाते हैं। उसके लिए डिज़ाइनिंग का नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों फैकल्टी के बच्चे इस इम्तिहान में शरीक हो सकते हैं। DAT ये डिज़ाइन के भारत सरकार के NID के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के नाम से अहमदाबाद और चंडीगढ़ में वो इंस्टीट्यूट है। आज भी एशिया के सबसे टॉप मोस्ट डिज़ाइन के इंस्टीट्यूट कहे जाते हैं। इसमें सिरेमिक डिज़ाइन से लेकर, टेक्सटाइल डिज़ाइन से लेकर, फर्नीचर डिज़ाइन से लेकर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से लेकर ऑटोमोबाइल डिज़ाइन, सारे दुनिया के डिज़ाइनिंग के एक्सपर्ट लोग तैयार करने का ये इदारा है NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं उसको, DAT। अभी तस्करा हुआ आर्किटेक्चर बनना है आपको, तो उसका नेशनल लेवल का एग्जाम है नाटा के एग्जाम में वो बच्चे बैठ सकते हैं जिनका 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहा है। SAT वो बच्चे जो 12वीं के बाद बाहर के ममालिक में ग्रेजुएशन करने जाना चाहते हैं, तो उनके लिए इंटरनेशनल लेवल पे होने वाला ये एंट्रेंस एग्जाम है, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। उसकी वेबसाइट नीचे दी हुई है। महाराष्ट्र में आप रहते हैं प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में 1,25,000 इंजीनियरिंग की सीट जो 325 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, तकरीबन 125 फार्मेसी कॉलेज की जो बी फार्मेसी की सीट है, और 100 एग्रीकल्चर कॉलेजेस में 10 एग्रीकल्चर के जो कोर्स हैं, जिसमें BSc एग्री भी है, BSc हॉर्टिकल्चर है, BSc फूड टेक्नोलॉजी है, BSc फॉरेस्ट्री है, BSc फिशरीज है, BSc एग्रीको बायोटेक्नोलॉजी है, BSc एग्रो मार्केटिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तमाम कोर्सेज के लिए महाराष्ट्र सरकार का साइंस के बच्चों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, उसका नाम है MST CET। ये MST CET में 2.5 लाख बच्चे बैठते हैं और तकरीबन 2 लाख के करीब सीट्स अवेलेबल है। आपके लिए एक अच्छा मौका महाराष्ट्र में हो सकता है। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो है VCI, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, मैंने वेटरनरी डॉक्टर का तस्करा किया, ऑल इंडिया लेवल का ये एंट्रेंस है। NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वो बच्चे बच्चियां जो इस मैदान में आना चाहते हैं उनके लिए मौका हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, भारत के सबसे टॉप के इंस्टीट्यूट कहलाते हैं ये। लड़के खासतौर पर अगर 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार होटल में अगर अच्छे मैनेजर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो आपको भारत के सबसे टॉप के इंस्टीट्यूट है ये। क्लैट, आप वकील बनना चाहते हैं, बहुत टॉप के इंस्टीट्यूट से भारत सरकार ने 22 NLUs कायम किए हैं। कितने मिनट अभी? ओके, मैं 4-5 मिनट में इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेते हैं। आपको टॉप लेवल के लॉयर बनना है, अच्छे वकील बनना है, मिल्लत की खिदमत करनी है, अपना भी करियर बनाना है। उस मैदान में काम करने वाले लोग मिलते नहीं हैं। मैंने आपके सामने ताखीर की, बाहर निकल गया मैं, और मुझे किसी ने अरेस्ट किया कि तुमने यहाँ भड़काऊ बयान दिया है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने वाला है। अब मुझे जेल से छुड़वाने वाला वकील चाहिए। मैं लाऊंगा किसको? महमूद पराचार को। कहाँ से लाऊंगा? दिल्ली से। अगर मुझ पे कोई झूठा इल्ज़ाम लगता है तो उसको बचाने के लिए हम ये चाहिए कि हाई कोर्ट औरंगाबाद में 100 वकीलों की लाइन चाहिए मिल्लत की। फिरका परस्तों ने अपने 100-100, 300-300, 400-400 वकीलों की फौज तैयार की है। आपको मालूम होगा कि
महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन के डॉक्टर, क्या नाम है उनका मर्डर हुआ था। जिन फिरका परस्तों ने उनको मारा है, उनको बचाने के लिए कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में 350 वकीलों की फौज आगे आ गई थी, एक फिरका परस्त, तशद्दुद परस्त को बचाने के लिए। लेकिन एक मजलूम के बचाने के लिए दिल्ली से बुलाना पड़ता है महमूद प्राचार्य को। क्यों जरूरत है इस बात की? आप तय कीजिए कि मैं मिल्लत का बेहतरीन एडवोकेट बनूंगी। उसके लिए क्लैट सबसे बेहतरीन मौका है। भारत सरकार की 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में इस इम्तिहान के जरिए से एडमिशन मिलेगा। खुशकिस्मत हैं आप, उसमें से एक औरंगाबाद में NLU, एक नागपुर में, एक मुंबई में, महाराष्ट्र में 3 है। FTI, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप बोलेंगे आप हमको शाहरुख बनाना चाह रहे हैं। प्यारे बच्चों, मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं बहुत से लोग। समाज में तब्दीली का ये एक बेहतरीन जरिया है, लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया। हम समझते हैं कि तामीरी इस्तेमाल करने के लिए ऐसे स्किल्ड और हुनरमंद लोगों की ज़रूरत है। इसकी दलील ये है कि पिछले 40 साल में ईरान के बच्चों की फिल्म ने लगातार पिछले 7 साल से टॉप का अवार्ड हासिल किया। अभी पूना में फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, उसका रिजल्ट सुनेंगे आप। तो बच्चों की फिल्म बनाने में ईरान दुनिया का सबसे टॉप का मुल्क है। उनकी फिल्में फारसी में होती हैं। कोई एक फिल्म देखिए, किसी किस्म की कोई बेहाई उस फिल्म में नहीं होती है। ऐसे टॉप लेवल के स्किल होल्डर्स की हमको ज़रूरत है और वो तैयार होते हैं FTII में। 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी फैकल्टी के बच्चे जा सकते हैं। आपके लिए एक मौका हो सकता है। इसी तरह के सत्यजीत रे फिल्म टेक्निकल टेलीविजन इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में, उसी तर्ज का नेशनल लेवल का। जिस बच्चों को बेहतरीन टीचर बनना चाहे उनके लिए ये मौका है NCTE की तरफ से चलने वाले भारत के सबसे टॉप के B.Ed और M.Ed कॉलेजेस में। उसके बाद CA, आप जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर कंपनी सेक्रेटरी होता है, कंपनी की जान होता है ये। इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों फैकल्टी के बच्चे इम्तिहान में बैठ के उस मैदान में आ सकते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA, ये होता है, बड़े बैकबोन है ये कंपनीज के। उनका भी एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं 12वीं के बेसिस पर, चाहे आप आर्ट्स में हो, कॉमर्स में, साइंस में हो। आप मैनेजमेंट में अगर MBA करना चाहते हैं भारत के टॉप के इंस्टीट्यूट से, तो IIM में ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन मिलता था। अब IIM ने 12वीं के बाद से ही बच्चों को ट्रैप करना शुरू किया है। उस एंट्रेंस का नाम है IPMAT, इंडियन इंस्टीट्यूट प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इंदौर, IIT इंदौर में है, IIT खड़गपुर में है, IIM खड़गपुर में है, IIM जो है आपका गांधीनगर गुजरात में है। आपको यहाँ से ये कोर्स करने का मौका मिल सकता है। ये कोर्स जो है एक्चुअरियल साइंस, पैसा मेरे पास आ गया है लेकिन पैसा मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? लोग फंसे जाते हैं लोग। तो ये एक बड़ा मैदान उभर कर आया है भारत में। नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव में इसका BSc आपको एक्वाकल्चर कोर्स मिलेगा। इसी तरह के आगे कई कोर्सेज के नाम आपको मिलेंगे। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ये एक अहम चीज़ है। अजीम प्रेम जी जो विप्रो के चेयरमैन हैं, उन्होंने सालाना तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं तालीम पर। उनकी अपनी यूनिवर्सिटी है, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्स चलते हैं। 4 साल के डबल डिग्री इन प्रोग्राम इन BA में, BSc में और BSc B.Ed, BA B.Ed में उनके ये कोर्सेज चलते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। भारत के टॉप के इंस्टीट्यूट है। अभी उन्होंने करंटली BA और BSc और BCom भी शुरू किया है अपनी यूनिवर्सिटी में। उसका दाखिला इम्तिहान होगा। भारत की सबसे टॉप की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो एंट्रेंस है, पिछले 3 साल से ये कॉमन हो रहा है। पहले अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, अब एक कॉमन एंट्रेंस हो रहा है CUET के नाम से। उसके लिए भी आप तैयार हो सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरी फहरिस्त अभी थोड़ी सी लंबी है, बाकी है। आपकी बेचैनी और मुंतज़मीन के वक्त को देखकर मैं थोड़ा सा यहाँ रुकना पसंद करूँगा। और अल्लाह से दुआ गो हूँ मैं कि अल्लाह ताला तालीम के ये जो आला तरीन मौक़े आपके लिए दस्तयाब है इस मुल्क में, उसको हासिल करने की सलाहियत आपके अंदर परवान चढ़ाए और मिल्लत की उम्मीदों के मुताबिक
वहाँ आप अपनी नुमाइंदगी दर्ज करा सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब इतना सब कुछ आपने सुना, मगर किसी ने बताया ही नहीं आपको कि पढ़ाई कैसे करें। बताया किसी ने? मैं बताऊं? 40 मिनट लूँगा पूरे, उसके बाद 10 मिनट फिर और लूँगा कि बच्चों ये रह गया है, और फिर 10 मिनट के सबसे इम्पोर्टेंट ये रह गया है। 1 घंटा तैयार है? चलिए, आपकी समाअतों का इम्तिहान नहीं लेता हूँ, अपना लेक्चर ड्रॉप करता हूँ और इजहार तशक्कुर के लिए मेरे साथी जावेद अब्बास साहब को आवाज़ देता हूँ कि इजहार तशक्कुर पेश करें। शुक्रिया कर बात। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत दूर हद परवाज़ से। मैं समझता हूँ ये आपकी तालियाँ मुझे जाने के लिए कह रही है। मैं भी आपको बस अलविदा कहूँगा, लेकिन साथ में 2 लफ्ज़ कहते हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान और करम हुआ कि इस प्रोग्राम को बख़ैर खूबी यहाँ तक पहुँचाया। मैं यहाँ पहुँचे तमाम असातिज़े कराम, तलबा और हमारे मावरीन में सबका मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छे से इसको अंजाम दिया। ख़ासकर तलबा से जो चले गए उनको भी मेरा इज़हार तशक्कुर बताइए कि वो यहाँ बैठे बड़े इत्मीनान से तमाम की बातें सुनी। हमने यहाँ से बातें सुनाने के लिए आपको मदऊ नहीं किया था, बल्कि आपको अपना करियर बनाने के लिए आगे किस तरह लाहे अमल लाना है अपने ज़िंदगी के लिए, उसको यहाँ पर मदऊ किया था। आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। जज़ाकल्लाह खैर। हमको कुछ रिवॉर्ड मिले इसका, हम चाहते हैं सिर्फ क्या हमको इसका रिवॉर्ड जो अल्लाह ताला दे। समीर साहब जो है तो कामरान खान साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। हम सिले की तमन्ना सिर्फ अल्लाह ताला से करते हैं, वो कर रहे हैं, ला लिया उन्होंने, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। बहुत शुक्रिया बच्चों के, आप लोग आए। इंशाअल्लाह ये आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत कारआमद साबित होगा। जज़ाकल्लाह खैर।